हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। तो आज का जो लेक्चर है इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे गामा डीके को और साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर रिएक्शंस। इसके पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों के साथ अल्फा डीके और बीटा डीके। उसके काफ़ी सारे हमने क्वेश्चंस भी किए एंड आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया हो। तो गामा डीके से मैं स्टार्ट करूं तो गामा डीके बेसिकली क्या है कि गामा डीके पहली बात तो मोस्टली गामा डीके जो है वो अल्फा डीके और बीटा डीके के बाद ही होता है। यानी कि कोई न्यूक्लियाई है, उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया अल्फा डीके से बीटा डीके से, देन उसके बाद उसमें गामा डीके होता है। अगर पॉसिबिलिटी है उसके अंदर गामा डीके की तो होता क्या है कि गामा डीके बेसिकली क्या होता है, जो न्यूक्लियाई अपनी एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। एक्साइटेड स्टेट का मतलब जिस न्यूक्लियाई के पास एनर्जी ज्यादा है, और हमने ये बात की थी कि कोई भी जो न्यूक्लियाई है वो अपनी स्टेबल स्टेट में आना चाहता है। स्टेबल स्टेट में आने का मतलब है कि उसकी एनर्जी क्या हो, लो हो। तो कई बार क्या होता है कि अल्फा और बीटा डीके के बाद जो न्यूक्लियाई है वो स्टिल उसकी एक्साइटेड स्टेट में रहता है। अल्फा डीके और बीटा डीके होने के बाद भी वो उसकी एक्साइटेड स्टेट में रहता है, और एक्साइटेड स्टेट में रहता है तो उसको उसकी जो ग्राउंड स्टेट है, जो उसकी स्टेबल स्टेट है, उसमें लाना जरूरी है, या वो उसमें आना चाहता है। तो उसमें आने के लिए वो क्या करेगा, जो उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको बाहर निकालेगा, है ना। तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी को बाहर निकालता है, और वो एक्स्ट्रा एनर्जी किस फॉर्म में बाहर निकलती है, वो फोटोन के रूप फॉर्म में बाहर निकलती है, या ऐसा कह लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में बाहर निकलती है। तो वो जो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में बाहर निकलती है, फोटोन के फॉर्म में बाहर निकलती है, उसको हम कहते हैं गामा डीके। ठीक है, गामा डीके जनरली फॉलो करता है किसको, अल्फा डीके को और बीटा डीके को। यानी कि अल्फा डीके हो जाएगा, बीटा डीके हो जाएगा, उसके बाद ही गामा डीके होता है। पर यदि कोई न्यूक्लियाई एक्साइटेड स्टेट के अंदर है और उसको अपनी ग्राउंड स्टेट में आना है तो भी गामा डीके हो सकता है। जिस तरह से हमने देखा कि अल्फा डीके के अंदर और बीटा डीके के अंदर उसके जो केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, गामा डीके में ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे कि अगर मैं अल्फा डीके की बात करूं तो अल्फा डीके में हमने देखा, अगर हमारे पास कोई न्यूक्लियाई है जो लिखा हुआ है Z, X और A ऐसे करके कोई न्यूक्लियाई लिखा हुआ है, यदि मैं इसका अल्फा डीके करता हूं तो इसका जो केमिकल और फिजिकल कंपोजिशन है वो चेंज होता है। ये हो जाता है Z-2, ये X, ये बनता है A-4। इसी तरह से अगर आप बीटा माइनस या बीटा प्लस करते हैं तो भी इसकी जो प्रोटॉन नंबर है वो चेंज होता है। यानी कि अगर मैं बीटा माइनस डीके इस पर करता हूं तो बीटा माइनस में क्या बन जाएगा, ये Z+1, ये X और ये A हो जाएगा। इसी तरह से बीटा प्लस में यहाँ Z-1 हो जाएगा। पर गामा डीके के अंदर क्या होता है, ये एक्साइटेड स्टेट में है, ZXA, यहां पर लगा दिया मैंने स्टार का मतलब ये क्या है, ये एक्साइटेड स्टेट में है। जब आप इसका गामा डीके करोगे, गामा डीके का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का निकल रहा है, तो ये अपनी जो ग्राउंड स्टेट है उसमें आ जाएगा, यानी कि स्टेबल स्टेट में आएगा। और यहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कि फोटोन के फॉर्म में बाहर निकलेंगे, इस फॉर्म में बाहर निकलेंगे, फोटोन के फॉर्म में बाहर निकलेंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं, गामा डीके कहते हैं। गामा डीके के अंदर जो भी मेन एलिमेंट है उसके मास नंबर में, उसके प्रोटॉन नंबर में कोई चेंज नहीं होता। गामा डीके के अंदर जो भी मेन एलिमेंट है उसके मेन एलिमेंट के मास नंबर में, प्रोटॉन नंबर में कोई चेंज नहीं होता है। केवल और केवल एनर्जी जो है वो चेंज होती है, केवल और केवल एनर्जी चेंज होती है। ठीक है, फिर मैंने कहा कि जो गामा फोटोन है या जो गामा डीके है उसके अंदर बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाहर निकल रहे हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है उसकी स्पीड लाइट की स्पीड होती है ना। उसकी स्पीड किसकी होती है, लाइट की स्पीड। इसलिए जो यहाँ पर फोटोन बाहर निकलेगा उसकी स्पीड या जो गामा रेज है उसकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर हो। फिर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हम बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक मल्टीपोल्स की वजह से। किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक मल्टीपोल्स की वजह से प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर जो गामा फोटोन है, गामा फोटोन जो है या गामा रेज है, उसका मेनली जो प्रोडक्शन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, मल्टीपोल्स की वजह से हो रहा है। मल्टीपोल्स क्या होते हैं, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा है, डाइपोल होता है, क्वाड्रिपोल होता है, ऑक्टापोल होता है। मैग्नेटिक फील्ड में मोनोपोल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, डाइपोल, क्वाड्रिपोल, ऑक्टापोल, तो उनको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपोल बोलते हैं ना। कि एक से ज्यादा यदि चार्ज का कंट्रीब्यूशन हो रहा है और उससे मिलकर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तो उसको हम मल्टीपोल नाम देते हैं। अब यहां पर जो मल्टीपोल से गामा फोटोन का प्रोडक्शन हो रहा है ये डिपेंड करता है पैरिटी सिलेक्शन रूल पर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, पैरिटी सिलेक्शन रूल। अब ये पैरिटी सिलेक्शन रूल क्या है ये हम समझते हैं। यहां पर ये ब्लैक कलर के बॉक्स में आपको कुछ नाम दिखाई दे रहे हैं, E1, E2, E3, E4। ये जो E1 है, E2 है, E3 है, E4 है, ये है मल्टीपोल्स इलेक्ट्रिक फील्ड के। और ये M1, M2, M3, M4 है, ये है मल्टीपोल्स मैग्नेटिक फील्ड के। तो यदि मैं E1 को लिखूं तो मैं E1 को लिखूंगा डाइपोल,
ये E1 क्या है, डाइपोल है। ये E2 क्या है, डाइपोल के बाद क्या आता है, क्वाड्रुपोल, तो ये क्या है, क्वाड्रुपोल है। और अगर मैं E3 की बात करूं तो E3 क्या है, ऑक्टापोल है, यानी कि इंक्रीज होते जा रहे हैं, इनकी मल्टीप्लिसिटी इंक्रीज होती जा रही है। इसी तरह से यहां पर मैं बात करूं M1 की, तो M1 क्या होगा, डाइपोल, M1 होगा डाइपोल, M2 जो होगा वो क्वाड्रिपोल, और M3 सिमिलरली क्या होगा, ऑक्टापोल होगा। ठीक है, M3 क्या होगा, ऑक्टापोल होगा। मैंने यहां पर E0 को और M0 को कंसीडर नहीं किया है। M0 को तो इसलिए कंसीडर नहीं किया है क्योंकि जो मोनोपोल है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। M0 को मैंने इसलिए कंसीडर नहीं किया है कि मोनोपोल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। जो यहां पर मोनोपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में है, मोनोपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में है, ये मैंने इसलिए कंसीडर नहीं किया क्योंकि 0 to 0 ट्रांजिशन नहीं होगा, क्योंकि 0 to 0 ट्रांजिशन नहीं होगा। ट्रांजिशन क्या होता है वो हम देखेंगे। तो मोनोपोल मैंने इसलिए कंसीडर नहीं किया है कि 0 to 0 ट्रांजिशन नहीं होगा, 0 to 0 ट्रांजिशन नहीं होगा, 0 to 0 ट्रांजिशन नहीं होगा। और पैरिटी के जो रूल है वो चेंज हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं पैरिटी सिलेक्शन रूल क्या होता है। तो ये यहां पर ये ब्लू कलर के बॉक्स में लिखा हुआ है नो चेंज इन पैरिटी, और ये लिखा हुआ है चेंज इन पैरिटी। यदि हमारे पास कोई इक्वेशन दी हुई है जिसके अंदर ट्रांजिशन हो रहा है और उसकी पैरिटी में अगर चेंज हो रहा है, तो ये जो एरो हैं ये ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगी, पहले ऊपर से नीचे आएंगी, फिर इस तरह से ये जो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रही है इस तरह से चलेंगी। और अगर पैरिटी में चेंज हो रहा है तो ये जो एरो है ये इस तरह से जाएंगी जैसे रेड कलर में दिखाई दे रही है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे कि पैरिटी में चेंज होगा नहीं होगा, कौन सा जो मोनोपोल है वो डोमिनेट करेगा, है ना, किस मोनोपोल की वजह से प्रोडक्शन हो रहा है। जैसे कि क्वेश्चन में लूं, ये क्वेश्चन आपको दिखाया गया है यहाँ पर, इस क्वेश्चन में बोला गया है 1 प्लस से और 0 प्लस, 1 प्लस से 0 प्लस। सबसे पहले तो ये देखो कि पैरिटी चेंज हो रही है नहीं हो रही। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस और यहाँ पर भी लिखा हुआ है प्लस, दोनों जगह प्लस लिखा हुआ है, तो प्लस लिखा हुआ है तो पैरिटी में कोई चेंज नहीं है, नो चेंज इन पैरिटी। मान लो यहाँ पर होता प्लस, यहाँ पर होता माइनस, तो इसका मतलब पैरिटी में चेंज है। फिर ये जो 1 लिखा हुआ है ये 1 किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है टोटल एंगुलर मोमेंटम को, तो इसको मैंने लिख दिया जे को। ये प्रियर यानी कि पहले कितना है, जे आई की वैल्यू है, जे इनिशियल की वैल्यू 1, फाइनल की वैल्यू क्या है, 0 है। आपको निकालना होता है डेल्टा जे की दो वैल्यूज के बीच में वेरी करेगा, एक वेरी करेगा जे एफ माइनस जे आई का मॉड या जे आई माइनस जे एफ का मॉड, से लेकर कहां तक ये वैल्यू जाएगी, जे आई प्लस जे एफ का मॉड। मॉड का मतलब है कि प्लस लगना है। तो जे आई की वैल्यू 1 डाल दी, जे एफ की वैल्यू 0 डाल दी, तो यहां बनेगा 1 का मॉड 1 ही आएगा, और फिर 1 माइनस 0 का मॉड भी 1 ही आएगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी, 1 रहेगी। और पैरिटी में कोई चेंज है नहीं, तो मैंने क्या लिखा था, मैंने ऐसे लिखा था E1, ये लिखा था E2, ये लिखा था E3, यहां लिखा था मैंने M1, यहां लिखा था M2, यहां लिखा था M3। मैंने कहा पैरिटी में चेंज नहीं है तो जो लाइन है वो कहां से आएगी, ऊपर से नीचे, और किधर आ रही है, 1 पर। 1 का मतलब हो गया यहां पर आएगी, तो यहां पर जो ट्रांजिशन होगा वो किसके थ्रू होगा, M1 के थ्रू होगा। ट्रांजिशन जो होगा वो किसके थ्रू होगा, M1 के थ्रू होगा। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन मैं आपको समझाऊं। दूसरे क्वेश्चन में मैंने लिया 2 प्लस और यहां पर लिख दिया 1 माइनस। अब मैंने 2 प्लस 1 माइनस लिखा है, तो यहां पर पैरिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यहां प्लस है या माइनस है तो पैरिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो यहां पर पैरिटी चेंजेस, इसमें क्या हुआ, पैरिटी चेंज हो गई। डेल्टा जे की वैल्यू निकालोगे तो डेल्टा जे की वैल्यू जे आई माइनस जे प्लस से लेकर कहां तक जा रही है, जे आई प्लस जे एफ, एफ तक वैल्यू जा रही है। तो इसमें जे की वैल्यू कितनी बनेगी, जे आई माइनस जे एफ, यानी कि 2 माइनस 1, तो एक तो वैल्यू हो गई 1, से लेकर कहां तक जाएगी, ये वैल्यू जाएगी 2 प्लस 1 3 तक, है ना, 2 प्लस 1 3, यानी कि इसके बीच की सारी वैल्यू हमें कंसीडर करनी है। तो ये कितना हो गया, 1 2 3, कितना हो गया, 1 2 3, तो 1 2 3 हो गया, तो पैरिटी चेंज हो रही है। तो यहां पर मैंने बनाया E1, ये बनाया मैंने E2, ये बनाया मैंने E3, यहां पर बनाया मैंने M1, यहां पर बनाया M2 और यहां पर बनाया M3। पैरिटी चेंज हो रही है तो जो एरो आएगा वो नीचे से आएगा, पहले कहां जाएगा, 1 पर जाएगा, फिर कहां जाएगा, 2 पर जाएगा, फिर कहां जाएगा, 3 पर जाएगा। तो जो ट्रांजिशन हुआ वो कैसे हुआ, E1 M2 E3। तो जो ट्रांजिशन है वो कैसे हुआ, वो हुआ E1 M2 E3। तो ट्रांजिशन कैसे हो रहा है, E1 M2 और E3। फिर इसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कौन सा जो ट्रांजिशन है वो डोमिनेट करेगा, है ना, कौन से डोमिनेट कर रहे हैं, वो डोमिनेट कैसे करते हैं उसके ऊपर रूल लगता है, वो रूल मैं बता देता हूं। एक क्वेश्चन और ले लो, जैसे कि यहाँ पर 2 प्लस से लेकर और कहां पर जा रहा है, 1 प्लस, तो यहां पर भी प्लस है, यहां पर भी प्लस है, तो पैरिटी चेंज नहीं हो रही है। डेल्टा जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 2 1, 3 2 1 हो जाएगी। तो यहां पर लिखा मैंने E1, यहां पर लिखा E2, यहां पर लिखा E3,
यहां पर लिख दिया मैंने M1, यहां पर लिख दिया M2 और यहां पर लिख दिया M3। ठीक है, अब यहां पर पैरिटी चेंज नहीं हो रही है तो ऊपर से नीचे आएगी लाइन, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो यहां पर अब जो ट्रांजिशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, M1 E2 और M3। यहां पर ट्रांजिशन कैसे हो रहा है, M1 E2 और M3। तो इस तरह से ये ट्रांजिशन होंगे। फिर मैंने आपको कहा कि जो क्वेश्चन है वो ऐसे भी बन सकता है कि जो डोमिनेंस है वो किसका है। क्वेश्चन जो है वो इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि डोमिनेंस किसका आ रहा है, मतलब मेनली डोमिनेट कौन कर रहा है। तो डोमिनेट कैसे करेगा या कैसे हम पहचानेंगे कौन डोमिनेट कर रहा है। तो सबसे पहली चीज तो जो मल्टीप्लिसिटी है, मल्टीप्लिसिटी का मतलब है कि ये मोनोपोल है, ये डाइपोल है, सॉरी ये डाइपोल है, ये क्वाड्रिपोल है और ये ऑक्टापोल है। तो जैसे जैसे इनकी मल्टीप्लिसिटी बढ़ती जाएगी तो इनकी डोमिनेंस कम होती जाएगी, यानी कि E1 की डोमिनेंस ज्यादा होगी किससे, E2 से, E2 की डोमिनेंस ज्यादा होगी किससे, E3 से। तो जैसे जैसे मल्टीप्लिसिटी बढ़ेगी इनकी डोमिनेंस क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। दूसरा, दो चीजें हमारे पास, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने ये पढ़ा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है B, उसकी वैल्यू होती है E/C। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू E/C होती है। तो यहां से साफ साफ दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम है। तो यदि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक मैग्नेटिक फील्ड है, या ऐसा कह लो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और एक मैग्नेटिक डाइपोल है, तो इन दोनों में से डोमिनेंस किसका रहेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल का रहेगा, क्योंकि साफ यहां से दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जानी है, कम हो जानी है। तो डोमिनेंस हम कैसे दिखाएंगे, डोमिनेंस हम दिखाएंगे कि मल्टीप्लिसिटी बढ़ रही है तो डोमिनेंस कम हो रहा है। तो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछ लिया जाए कि डोमिनेंस किसका है। तो सबसे पहले तो लिखा है M1, M1 का मतलब है डाइपोल, E2 जो लिखा है इसका मतलब है क्वाड्रिपोल, और M3 का मतलब क्या है, M3 का मतलब है हमारे पास M3 आ जाएगा ऑक्टापोल। तो मल्टीप्लिसिटी बढ़ी तो डोमिनेंस घट रही है। तो सबसे ज्यादा डोमिनेट तो कौन कर गया, M1 है ना, M1 तो करेगा ही क्योंकि ये डाइपोल में है। अब यहां पर M1 E1 होता तो E1 डाइपोल, E1 क्या करता, डोमिनेट करता, पर E2 क्वाड्रिपोल है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो डाइपोल है वो डोमिनेट करेगा। अब दूसरा हमारा क्या है कि जो E2 है, E जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट ओवर मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर जो M1 है वो भी क्या करेगा, डोमिनेट करेगा, और E2 जो है वो भी क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। तो M1 और E2 दोनों यहां पर डोमिनेट करेंगे। इसके पहले वाले क्वेश्चन अगर देखो, पहले वाले क्वेश्चन में यहां पर लिखा हुआ है E1, यहां पर लिखा हुआ है M2 और यहां लिखा हुआ है E3। तो E1 क्या है, डाइपोल है, E1 क्या है, डाइपोल है, और M2 क्या है, क्वाड्रिपोल है। और क्वाड्रिपोल होने के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो वैसे ही क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के आगे डोमिनेट नहीं कर पा रहा है। तो यहां पर जो डोमिनेट करेगा वो कौन करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा। ये दोनों अलग अलग बातें हैं, ये वाला क्वेश्चन और इसके बाद वाला क्वेश्चन। वहां पर M1 पहले लिखा हुआ है, वो डाइपोल है, तो डाइपोल को आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर E1 डाइपोल भी हो गया है और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो गया है, तो ये तो डोमिनेट करेगा ही करेगा। तो यहाँ पर डोमिनेट कौन कर जाएगा, E1 डोमिनेट कर जाएगा। तो इसी तरह से आपको पहचानना है कि कौन डोमिनेट करेगा कौन नहीं करेगा, और ट्रांजिशन किस तरह से होता है ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, फिर उसके बाद एक मैंने केस लिया जिसमें 1+ से लेके मैंने 4- लिखा। तो यहाँ पर पैरिटी चेंज हो रही है और इसके J की वैल्यू हम लिखें तो JI - JF से लेकर JI + JF तक। तो ये वैल्यू हमारे पास बनती है 3 to 5। तो 3 to 5 में हमारे पास 3 वैल्यू आ जाती है, 3, 4 और 5, 3, 4 और 5। तो इसके लिए अगर मैं बनाऊं तो ये बनेगा E1, E2, E3, E4 और E5। इसी तरह से यहां बनाया मैंने M1, ये बनाया M2, ये बनाया M3, ये बनाया M4, ये बनाया M5, ऐसे बना दिया। अब ये ट्रांजिशन कहां से हो रहा है, 3, 4, 5, और पैरिटी चेंज हो रही है। पैरिटी चेंज हो रही है तो कहां से आना है, नीचे से आना है। तो कहां से चल रहा है, 3, 4, 5। तो 3 ये गया ऐसे, यहां से जाएगा कहां पर, ये जाएगा 4 पर। तो 3, 4, 5 पैरिटी चेंज हो रही है ना, प्लस से माइनस में हो गई। तो 3 to 4 और यहां पर आ गया 5। तो ये इस तरह से इसका क्या हुआ, ट्रांजिशन हुआ। तो M3 और ये हुआ E4 और ये हो गया M5। तो M3, E4 और M5 ये ट्रांजिशन हो गया। M3, E4 और M5 ये हमारे पास क्या आ गया, ट्रांजिशन आ गया। ट्रांजिशन आ गया क्योंकि पैरिटी क्या हुई, चेंज हुई। तो पैरिटी चेंज हुई तो M3, E4 और M5, M3, E4 और M5 ये क्या हो गया, ट्रांजिशन हो गया। ठीक, M3, E4 और M5। अब यहां पर डोमिनेट कौन कर रहा है, यहां पर डोमिनेट कौन करेगा, सबसे ज्यादा किसमें होगा, M3 में होगा, फिर किसमें होगा, E4, और फिर कौन सा हो जाएगा, M5 हो जाएगा। इस तरह से आपको लिखना है।
उसके बाद इसमें एक्सेप्शनल केस मैंने कहा कि जो मोनोपोल है इलेक्ट्रिक फील्ड में वो एग्जिस्ट करता है, पर उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 0 से 0 जो ट्रांजिशन है वो नहीं होगा, है ना। 0 से 0 जो ट्रांजिशन है वो ट्रांजिशन नॉट वैलिड। 0 से 0 का ट्रांजिशन है वो क्या होगा? नॉट वैलिड होगा। और 0 से 0 जब ट्रांजिशन करोगे तो डेल्टा जे जब निकालोगे तो वो क्या आएगा? जे आई और जे एफ दोनों क्या हो जाएंगे? वो सेम हो जाएंगे। तो डेल्टा जे की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और डेल्टा जे की वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब ये वैलिड नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी ट्रांजिशन नहीं होगा। साथ ही साथ जब भी डेल्टा जे की 0 की वैल्यू की कंडीशन बनेगी तो जो पैरिटी रूल है वो रिवर्स हो जाएगा। पैरिटी रूल रिवर्स होने का मतलब है कि नॉर्मल कंडीशन की अगर मैं बात करूं नॉर्मल कंडीशन की, तो नॉर्मली इलेक्ट्रिक मोमेंट जो है, इलेक्ट्रिक मोमेंट को मैंने EL से लिखा है। इलेक्ट्रिक मोमेंट की पैरिटी लिखी जाती है P इक्वल्स टू -1 पावर J। J का मतलब है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ये है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, J का मतलब है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और मैग्नेटिक मोमेंट ML, इसको लिखा जाता है नॉर्मल केसेस में -1 पावर J प्लस L, 1 -1 की पावर J प्लस 1। अब यदि हम 0 से 0 ट्रांजिशन कराते हैं तो जो इलेक्ट्रिक मोमेंट है उसकी वैल्यू में चेंज होगा, वो क्या लिखी जाएगी? -1 पावर J प्लस 1। और जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसकी वैल्यू में क्या चेंज होगा? -1 पावर J। तो अगर ध्यान से देखो तो दोनों एक दूसरे को रिवर्स कर गई। नॉर्मल केस में जो इलेक्ट्रिक मोमेंट की वैल्यू लिखी हुई है वो ही 0 टू 0 ट्रांजिशन में वो इलेक्ट्रिक मोमेंट की वैल्यू वो हो गई जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू है नॉर्मल केस में। तो वैल्यू क्या करके रिवर्स कर गई। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने 5/2 माइनस से 5/2 माइनस में ट्रांजिशन कराने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पर डेल्टा जे की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। पैरिटी चेंज हुई नहीं, डेल्टा जे की वैल्यू 0 हो गई। तो हम जब डेल्टा जे की वैल्यू को लिखेंगे तो वो कहां से लिखेंगे? JI माइनस JF से लेकर और JI प्लस JF तक। तो JI माइनस JF तो कितना देगा? 0 देगा। और JI प्लस JF कितना दे देगा? 5। तो यानी कि 0 to 5 डेल्टा जे की वैल्यू आई है। तो एक वैल्यू 0 आ गई, फिर 1 2 3 4 5, तो एक वैल्यू 0 आ गई है। तो अब इसमें पैरिटी क्या होगी? रिवर्स होगी। तो EL यानी कि इलेक्ट्रिक मोमेंट जो है वो क्या बनेगा? -1 पावर J प्लस 1। तो जो हमारे पास वैल्यू है J की वो अलग अलग वैल्यू डालते जाओ यहाँ पर। जैसे 1 + 1 इवन आया, फिर यहाँ पर J की वैल्यू ऑड, जब J की वैल्यू आप 1 डाल दोगे तो क्या बनेगा? ऑड। फिर 2 डालोगे, फिर 3 डालोगे। इस तरह से यहाँ से जो आंसर है जो नॉर्मल केस में उसके जस्ट उल्टे आंसर आना चालू हो जाएंगे। तो इसलिए हम जो 0 से 0 ट्रांजिशन है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोनोपोल के एग्जिस्ट करने के बाद भी उसको हम यूज नहीं करते हैं। हम जो हमारा सिलेक्शन रूल है उसमें स्टार्ट ही कहां से करते हैं? डाइपोल से करते हैं। मैग्नेटिक मोनोपोल तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, तो उसकी तो बात ही नहीं करनी। इलेक्ट्रिक मोनोपोल एग्जिस्ट करता है, पर उसको हम कंसीडर क्यों नहीं करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनिहिलेशन। पेयर प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? जब कोई एनर्जेटिक गामा रे है, फोटोन है, मान लो ये फोटोन है, ये फोटोन आ रहा है और ये किसी हैवी सब्सटेंस के ऊपर टकराया। यहाँ पर कोई हैवी सब्सटेंस बैठा है, उसके ऊपर ये टकराया, तो इससे क्या निकलेगा? एक पॉजिट्रॉन निकलता है और एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो एक हो गया -B और एक हो गया B+। तो B+ तो हो गया पॉजिट्रॉन और ये हो गया क्या? इलेक्ट्रॉन। तो जब फोटोन आके किसी हैवी सब्सटेंस से टकराता है, हैवी सब्सटेंस जो कि रेस्ट में बैठा हुआ है, तो ये न्यूक्लियस जो है, जो हैवी सब्सटेंस है उसको एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के अंदर टूट जाता है। तो उससे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं और इस फिनोमेना को हम नाम देते हैं पेयर प्रोडक्शन। ये जो फिनोमेना है इसको हम क्या नाम देते हैं? पेयर प्रोडक्शन, ठीक है। पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है? जो पॉजिट्रॉन निकल रहा है या इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो यदि हम इसकी रेस्ट मास एनर्जी निकालें तो रेस्ट मास एनर्जी कैसे निकालेंगे? E0 = m0 c²। तो m0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? चाहे पॉजिट्रॉन है चाहे इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए 9.1 × 10⁻³ ये m0 की वैल्यू हो जाएगी। और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 × 10⁹ 3 × 10⁹, और इसका क्या हो रहा है? स्क्वायर हो रहा है, ठीक। फिर यहां से हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आएगी जिसको हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको याद भी रखना है कि आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि पॉजिट्रॉन या इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी कितनी होती है? 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्योंकि यहाँ पर ये दो हैं, पॉजिट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों को प्रोड्यूस करने के लिए कम से कम एनर्जी कितनी चाहिए? 1.02। इनका जस्ट डबल कर दो तो कितनी एनर्जी चाहिए? 1.02। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आपको पेयर प्रोडक्शन करना है तो जो गामा फोटोन है उसकी एनर्जी कम से कम कितनी होनी चाहिए? 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए।
जो गामा फोटोन है उसकी एनर्जी कम से कम कितनी होनी चाहिए, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फॉर पेयर प्रोडक्शन एनर्जी ऑफ गामा फोटोन must be equal or greater than 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या तो इसके बराबर हो या इससे ज्यादा हो। इससे कम यदि एनर्जी हो गई तो पेयर प्रोडक्शन नहीं होगा। तो पेयर प्रोडक्शन की कंडीशन क्या है कि एनर्जी की वैल्यू गामा की फोटोन की 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम से कम हो या उससे ज्यादा हो। यदि उससे कम एनर्जी हो गई तो फिर दो फिनोमेना हो सकते हैं पॉसिबल। एक हो सकता है कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन स्कैटरिंग, और एक हो सकता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यदि एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम रह गई तो दो फिनोमेना हो सकते हैं, एक हो सकता है कॉम्पटन इफेक्ट और एक हो सकता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पेयर प्रोडक्शन का जस्ट उल्टा होता है पेयर एनिहिलिएशन। पेयर एनिहिलिएशन का मतलब क्या होता है, जिस तरह से हमने फोटोन को एक हैवी न्यूक्लियाई पर गिराकर उसको डिसइंटीग्रेट करके दो हमने छोटे छोटे पार्टिकल निकाले, एक निकाला पॉजिट्रॉन और एक निकाला इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं इनको वापस से फ्यूज कर दूं, यानी कि पॉजिट्रॉन को और इलेक्ट्रॉन को मैं फ्यूज कर दूं, तो क्या फोटोन बन जाएगा? तो इसका जवाब हमें चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो इसको हम कहते हैं पेयर एनिहिलिएशन। तो रिवर्स या कन्वर्स फिनोमिना जो है उसको हम क्या नाम देते हैं, पेयर एनिहिलिएशन नाम देते हैं। और ये पॉसिबल है जब भी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जब बहुत पास आ जाते हैं तो वो एक दूसरे में फ्यूज हो जाते हैं, यानी कि एनहेलिएट हो जाते हैं। और जब वो फ्यूज हो जाते हैं तो वो क्या बना देते हैं, गामा फोटोन बना देते हैं, जो यहाँ पर इक्वेशन लिखी हुई है। और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, पेयर एनिहिलिएशन कहते हैं। पेयर एनिहिलेशन कभी भी वैक्यूम में नहीं हो सकता है ना। इट इज नॉट पॉसिबल टू अचीव पेयर एनिहिलेशन, annihilation in वैक्यूम। तो वैक्यूम में ये पॉसिबल नहीं है। फिर जो गामा फोटोन हम यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ 0.06 से कम होती है। 0.06 से इसकी वेवलेंथ हमेशा कम होगी, फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा होगी। देखो वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम तो वेवलेंथ ज्यादा। तो फ्रीक्वेंसी इसकी 5 × 10⁻19 हर्ट्ज से हमेशा ज्यादा होगी, और इसकी जो एनर्जी है वो भी 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगी। तो गामा जो फोटोन है, जो गामा रेज है, उसकी एनर्जी 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हमेशा ज्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी जो है वो 5 × 10⁻19 हर्ट्ज से ज्यादा होगी, और उसकी जो वेवलेंथ है 0.06 आर्मस्ट्रॉन्ग से हमेशा क्या होगी, कम होगी। गामा रे जो है वो मैटर से 3 तरीके से इंटरेक्ट करती है, यानी कि एनर्जी के बेस पर उसमें 3 तरह की पॉसिबिलिटी है, एक फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, एक कॉम्पटन स्कैटरिंग और पेयर प्रोडक्शन। जब एनर्जी की वैल्यू 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होती है, यानी कि जब एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होती है तो पेयर प्रोडक्शन हो जाता है। एनर्जी की वैल्यू मॉडरेट होती है तो कॉम्पटन स्कैटरिंग होती है, और अगर लो एनर्जी है तो उस केस में फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन रिवर्स इफेक्ट होता है एक्सरे का, एक्सरे डायफ्रैक्शन का रिवर्स इफेक्ट है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, या ऐसा कह लो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का रिवर्स इफेक्ट होता है एक्सरे होता है। जब ज्यादा एनर्जी है तो पेयर प्रोडक्शन होगा, थोड़ी सी कम एनर्जी है तो कॉम्पटन स्कैटरिंग होगी, और सबसे कम एनर्जी है तो क्या हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा। ठीक, फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो अल्फा, बीटा और गामा, अगर इन तीनों की बात करें तो सबसे ज्यादा जो पेनिट्रेशन पावर है वो किसकी होती है, सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर होती है गामा रेज की। उसके बाद क्योंकि गामा रेज ईएम वेव्स की तरह बिहेव करती हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में अनडिफ्लेक्टेड निकलती है, यानी कि सीधी निकलती है। यदि इसकी एनर्जी निकालनी हो तो एनर्जी का फॉर्मूला h न्यू होता है, न्यू बराबर होता है c/λ, तो ये हो जाएगा hc/λ। hc की स्टैंडर्ड वैल्यू डाल के हम एक स्मार्ट फॉर्मूला बना सकते हैं छोटा, जो कि 1200 और अपॉन लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू किस में रखे, आर्मस्ट्रॉन्ग में। तो ये एनर्जी जो आएगी किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, इसमें आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। फिर हमसे कई बार पूछ लिया जाता है कि जो इंटेंसिटी है वो कितने रिड्यूस होती है। तो इंटेंसिटी रिडक्शन का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, कोई स्लैब ले लेते हैं हम, ये स्लैब है, इस स्लैब के ऊपर हम जो बॉम्बार्डमेंट कराते हैं किसका, गामा रेज का, इंटेंसिटी निकालनी है। तो इस स्लैब पर गिरने के पहले इंटेंसिटी है I,
ये स्लैब की थिकनेस है dx, स्लैब की जो थिकनेस है वो है dx, ये इसकी थिकनेस है। तो ऑब्वियस सी बात है जब इसमें से निकलेगी रेज तो उनकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो इंटेंसिटी कम जो हो गई, मान लो वो हो गई di, कितनी कम हो गई, di इंटेंसिटी कम हो गई, तो बची कितनी i माइनस डी आई। ठीक है, तो इंटेंसिटी अगर कम हो गई di तो बची कितनी i माइनस डी आई। तो इस स्लैब में से निकलने के बाद एब्जॉर्प्शन की वजह से या रिडक्शन स्कैटरिंग की वजह से इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। अब जो इंटेंसिटी में रिडक्शन आया यानी कि डी आई आया, वो किसके प्रोपोर्शनल है, आई डी एक्स के प्रोपोर्शनल है। किसके प्रोपोर्शनल है, आई डी एक्स। माइनस क्यों लगा रखा है, क्योंकि क्या है यहाँ पर कमी हो रही है ना, कमी हो रही है यानी कि निकल रही है चीज, तो माइनस आया। ये प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटेगा तो यहाँ पर आएगा एक कांस्टेंट म्यू, म्यू को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। जिस तरह से हम n अपॉन एन नॉट इक्वल्स टू ई माइनस म्यू टी वाला फॉर्मूला लिखते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर फॉर्मूला बन जाता है i इक्वल्स टू आई नॉट ई पावर माइनस म्यू एक्स। एक वर्ड आता है यहाँ पर पेनेट्रेशन डेप्थ। पेनेट्रेशन डेप्थ क्या होता है, x की वो डिस्टेंस, x की वो वैल्यू जिस पर जो i की वैल्यू है वो कितनी हो जाए, आई नॉट बाई ई हो जाए। x की वो वैल्यू जिस पर i की वैल्यू आई नॉट बाई ई हो जाए, x की वो वैल्यू जिस पर i की वैल्यू आई नॉट बाई ई हो जाए, उसको हम कहते हैं पेनेट्रेशन डेप्थ। तो यहाँ पर i की वैल्यू अगर आप आई नॉट बाई ई रख दोगे और x की जगह क्या रख दोगे, d रख दोगे, d का मतलब है पेनेट्रेशन डेप्थ, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 बाई म्यू। म्यू को मैंने ऑलरेडी बताया क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर पेनेट्रेशन डेप्थ। तो पेनेट्रेशन डेप्थ किसके बराबर होगी, 1 अपॉन म्यू, वेयर म्यू इज एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, जहां पर म्यू क्या होता है, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट होता है। ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस में आते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस का मतलब है कि जो रिएक्शन है उसमें किस किस टाइप की रिएक्शन होती है, उसमें कौन से कंजर्वेशन लॉज लगेंगे, ये हमें पढ़ना है। 1 मिनट में पानी पी लूं फिर स्टार्ट करते हैं। आपके सामने एक रिएक्शन लिखी हुई है, ये रिएक्शन लिखी हुई है अल्फा प्लस जेड एक्स से, और इसके जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो बन रहे हैं वाई प्लस जेड। ऐसा कोई जरूरी नहीं है रिएक्शन हमेशा ऐसी हो, यहाँ पर प्रोटॉन का बॉम्बार्डमेंट भी करा सकते हो, न्यूट्रॉन का भी करा सकते हो, मैंने अल्फा का दिखाया। तो अल्फा का बॉम्बार्डमेंट कराएंगे तो यहाँ पर इसके कुछ प्रोडक्ट बन गए, और ये जो है इनको हम कहते हैं रिएक्टेंट। ये जो बने हैं इनको हम कहते हैं रिएक्टेंट, और ये जो बने हैं ये प्रोडक्ट हैं जिनको हम डॉटर न्यूक्लियाई भी कहते हैं, जिनको डॉटर न्यूक्लियाई भी कहते हैं। तो ये जो रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस काफी टाइप की होती है, जिसमें से पहले टाइप की जो रिएक्शन है उसको हम बोलते हैं इलास्टिक स्कैटरिंग। स्कैटरिंग मतलब कॉलिजन, और इलास्टिक कॉलिजन में हमने पढ़ा है कि जो कॉलिजन के पहले और कॉलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है और टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहेगी। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर कॉलिजन के पहले या स्कैटरिंग के पहले पार्टिकल के लेवल पर है तो उसको स्कैटरिंग नाम दिया जाता है। स्कैटरिंग के पहले और बाद में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है तो उसको हम इलास्टिक स्कैटरिंग कहते हैं। दूसरा आता है हमारे पास इनइलास्टिक स्कैटरिंग, जिसमें जो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है उसको हम इनइलास्टिक स्कैटरिंग कहते हैं। इसका मतलब इसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है। अब ये काइनेटिक एनर्जी जा कहाँ रही है, इसका एग्जांपल मैं बताऊं, यदि मैं लिथियम लिया, मैंने लिथियम, और लिथियम पर मैंने प्रोटॉन का बॉम्बार्डमेंट कराया तो ये अपनी एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। ठीक है, यहां से जो अपनी लोअर स्टेट से उठ के कहां पर चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और फिर वापस से एक्साइटेड स्टेट में कुछ देर रहेगा, फिर गामा रेज को के फॉर्म में बाहर निकाल के एनर्जी को फिर वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। तो जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ गई, इसको अपनी लोअर स्टेट से उठाकर कहां पर लेके गई, हायर स्टेट में उठाकर जो लेके गई एनर्जी वो कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर जो लॉस हुआ है तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ के ई कंपनसेट इन लेवल अप ऑफ न्यूक्लियाई टू इट्स हायर स्टेट। इसको अपनी एक्साइटेड स्टेट में, हायर नहीं लिखेंगे, एक्साइटेड स्टेट में लाने के लिए जो एनर्जी गई है वो कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, फिर थर्ड टाइप की रिएक्शन आती है रेडियो एक्टिव कैप्चर। रेडियो एक्टिव कैप्चर का मतलब क्या है, पहले तो कैप्चर कर लिया, जैसे कि यहां पर कार्बन है, कार्बन C612 है, इसने प्रोटॉन को कैप्चर किया, तो इसका एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज हो गया, तो ये हो गया 7n13। तो यहां पर इसने कैप्चर कर लिया इलेक्ट्रॉन को, तो ये प्रोटॉन को, तो ये अपनी एक्साइटेड स्टेट में आ गया। फिर ये अपनी एक्साइटेड स्टेट में बहुत ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, ये वापस से इसको निकालकर गामा के रूप में किस में आ जाएगा, अपनी नॉर्मल स्टेट के अंदर आ जाएगा।
तो उसको हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव कैप्चर कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या नाम देते हैं, रेडियो एक्टिव कैप्चर। फिर आता है हमारे पास न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन। न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन जो है वो कई तरीके से होते हैं। उसमें एक होता है ट्रांसम्यूटेशन बाय प्रोटॉन। ट्रांसम्यूटेशन प्रोटॉन में क्या होता है कि जो पार्टिकल है, जो भी हैवी पार्टिकल, उस पर प्रोटॉन का बॉम्बार्डमेंट कराया जाएगा। तो जो डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा, उस डॉटर न्यूक्लियाई में कौन कौन से पार्टिकल साथ में निकलेंगे, अल्फा पार्टिकल, ड्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन। अल्फा पार्टिकल, ड्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन। इसी तरह से अगर हम, इसी का दूसरा है ट्रांसम्यूटेशन बाय ड्यूट्रॉन। तो यदि ड्यूट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट कराएंगे तो जो डॉटर न्यूक्लियाई निकलेगा उसके साथ जो पार्टिकल्स निकलेंगे वो कौन कौन से निकलेंगे अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन कौन से निकलेंगे, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर उसके बाद अगर हम बात करें ट्रांसम्यूटेशन बाय न्यूट्रॉन, तो अगर न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट कराओगे तो अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन और गामा रेज। अभी तक देखो तीनों जो आपने देखे हैं, अल्फा पार्टिकल तीनों में कॉमन है। पहले वाले में जब प्रोटॉन का कराया तो ड्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन आ रहे हैं, जब ड्यूट्रॉन का कराया तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चल रहा है। अब फिर जब न्यूट्रॉन का कराया तो प्रोटॉन आ गया, ड्यूट्रॉन नहीं आया, गामा रेज आ गई। फिर अल्फा पार्टिकल का कराएंगे तो क्या निकलेगा, सिर्फ गामा रेज निकलेंगी। फिर आता है नेक्स्ट फोटो डिसइंटीग्रेशन। फोटो डिसइंटीग्रेशन में क्या होता है, फोटोन हिट करता है ड्यूट्रॉन से और डिसइंटीग्रेट हो जाता है किसमें, स्मॉल पार्टिकल में। फोटोन हिट करेगा किसके साथ, ड्यूट्रॉन के साथ, ड्यूट्रियम के साथ। फोटोन हिट करेगा किसके साथ, ड्यूट्रियम के साथ, और स्मॉल पार्टिकल्स में क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। यहां पर दिख रहा है फोटोन है, ये ड्यूट्रियम से हिट किया और छोटे छोटे पार्टिकल्स में ये टूट गया। फिर न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन का मतलब है कि जो एक हैवी न्यूक्लियाई है, जब उस पर बॉम्बार्डमेंट कराया जाता है न्यूट्रॉन का, तो वो छोटे न्यूक्लियस में टूटता है और साथ में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी निकलते हैं। दो से एक बार एक न्यूट्रॉन से हिट कराने पर जब उसका डिसइंटीग्रेशन होता है तो डॉटर न्यूक्लियाई के साथ करीबन 2 से 3 न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं। फिर वो आगे बढ़ते हैं, फिर वो रिएक्शन को कंटिन्यू करते हैं। तो एक हैवी न्यूक्लियाई का छोटे न्यूक्लियाइज में टूटना, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजन, जिसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। एक आता है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे न्यूक्लियाई, 2 या 2 से ज्यादा न्यूक्लियाई जब फ्यूज होकर एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं तो उसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। स्टार के अंदर, सन के अंदर जो भी प्रोसेस चल रहा है वो न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस है। न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर ज्यादा एनर्जी निकलती है इन कंपैरिजन टू न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर ज्यादा एनर्जी निकलती है इन कंपैरिजन टू न्यूक्लियर फिजन। इसलिए न्यूक्लियर फ्यूजन कई बार खतरनाक प्रोसेस हो जाती है किसके कंपैरिजन में, न्यूक्लियर फिजन के कंपैरिजन में। अब ये जितनी भी रिएक्शन हमने पढ़ी है, इन रिएक्शन के लिए जरूरी है कि कंजर्वेशन लॉज को फॉलो करें। कंजर्वेशन लॉज यानी कि जो कंजर्वेशन होना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूं, आता है पहला कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जो भी आप रिएक्शन लिखे उसमें चार्ज दोनों साइड कंजर्व होना चाहिए। LHS और RHS पर चार्ज का कंजर्वेशन होना चाहिए। कहने का मतलब, यहां पर लिखा है 7n14, यहां लिखा है 2He4, यहां लिखा है 8O17, यहां लिखा है 1H1। तो यहां LHS पर टोटल चार्ज को अगर आप देखो तो यहां लिखा है 14 + 4 कितना हो गया, 18 हो गया। और यहां पर कितना हो गया, RHS पर अगर टोटल चार्ज काउंट करो तो यहां हो गया 17, ये हो गया +1, ये 1 है, तो ये कितना हो गया, ये भी हो गया 18। तो यहां पर चार्ज कंजर्व है। तो टोटल चार्ज जो है वो क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लिखा है ना, यहाँ मास लिखा है, मास, ये मास कर लो, ये मैंने उल्टा लिख दिया, इसको मास लिखो। कंजर्वेशन ऑफ मास, ये कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में इसी इक्वेशन को मैं लिख देता हूं यहां पर लिख देता हूं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज कौन से हो गए, चार्ज हो गए ये वाले। तो यहां पर चार्ज जो हो गए वो हो गए ये। तो LHS पर जो चार्ज लिखा है वो कितना है, 7 + 2 कितना हो गया, 9 हो गया। और RHS पर जो चार्ज लिखा है वो कितना हो गया, 8 + 1, ये भी कितना हो गया, 9 हो गया। फिर कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी मतलब दोनों साइड जो एनर्जी है वो मास एनर्जी बैलेंस होनी चाहिए। मान लो इसका मास है MA, कैपिटल M है, इसका मास कर दिया मैंने स्मॉल m है, ये हो गया कैपिटल M, इसको मैं mx लिख देता हूं। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया है mx, इसका मास हो गया mx, इसका मास हो गया स्मॉल m है, या कैपिटल M भी लिख सकते हो। इसका मास हो गया my कैपिटल में, और इसका मास हो गया mp। तो mx जो है वो रिएक्टेंट है, ma जो है वो पार्टिकल है जिसको आप इससे हिट कराओगे, my क्या है, उस पार्टिकल का मास है जो डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा, और b क्या है, वो पार्टिकल जो है इसमें एमिट होगा। तो इन सब का मास है। तो यहां पर जो मास एनर्जी है वो कंजर्व होनी चाहिए, मतलब ma c² + mx c²
इक्वल्स टू एम वाई सी स्क्वायर प्लस एम बी सी स्क्वायर। तो एनर्जी का जो कंजर्वेशन है वो होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, होना चाहिए एनर्जी का कंजर्वेशन। तो यहां पर एक Q वैल्यू भी आएगी, जैसे कि मैं यहां पर लिखता हूं, इसको मैं लिख दूं ma और सी स्क्वायर प्लस एम एक्स सी स्क्वायर इक्वल्स टू ये क्या बना, ये बना एम वाई सी स्क्वायर प्लस एम बी और सी स्क्वायर और प्लस क्यू। क्यू का मतलब हो गया डिसइंटीग्रेशन एनर्जी, जिसकी वैल्यू हमने पहले भी निकाली हुई है। तो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी निकालोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, एम ए प्लस एम एक्स माइनस एम वाई प्लस एम बी, ऐसे करके हम बना देंगे। और अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो ये इक्वेशन लिखी हुई है। और अगर इसको हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखें, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ई वाई प्लस ई बी में से हम माइनस कर देंगे किसको, ई ए और प्लस ई एक्स को माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास जो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी है वो किस फॉर्म में आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आ जाएगी। और इस डिसइंटीग्रेशन एनर्जी की वैल्यू मैंने निकाली हुई है पहले, वही वाली फॉर्मूला बनेगा जो हमने पहले बनाया था, E इक्वल्स टू क्यू ए माइनस 4 अपॉन ए, ये फॉर्मूला बनाया था ना अल्फा में, तो वैसा ही फॉर्मूला यहाँ पर भी बनेगा। मैं दिखाऊंगा अभी, पर उसको करने की जरूरत है नहीं। फिर उसके बाद लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन होना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ स्पिन होना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि जो बीटा सिलेक्शन रूल है, बीटा डिके है, उसमें पैरिटी कंजर्व नहीं होती। बीटा डिके में पैरिटी नॉट कंजर्व, यहां पर पैरिटी जो है वो कंजर्व नहीं होती है। तो इसलिए यहां पर जब हमने सिलेक्शन रूल पढ़े थे उसमें देखा था कहीं पर हो रही थी, कहीं पर नहीं हो रही थी। तो बीटा जो डिके है उसमें पैरिटी कंजर्व नहीं होती। कई बार हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस या विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिके इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिके पैरिटी इज नॉट कंजर्व। तो अल्फा बीटा गामा और कुछ एक और डिके लिख देते हैं। तो बीटा डिके के अंदर जो एनर्जी पैरिटी है वो कंजर्व नहीं होती है। फिर काइनेमेटिक्स ऑफ रिएक्शन, वही रिएक्शन जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वही रिएक्शन दोबारा लिखिए। तो एम ए सी स्क्वायर प्लस ई ए का मतलब हो गया एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल, ई एक्स का मतलब हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, है ना, तो वो एनर्जी के साथ लिख दिया। अब यदि जो ये पार्टिकल है एक्स, ये रेस्ट में है, रिएक्टेंट रेस्ट में है, तो ई एक्स जीरो हो गया। तो ये इक्वेशन इस तरह से लिखी गई है। उसके बाद Q यहां पर क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी हो जाएगा। तो Q के फॉर्म में लिखोगे तो ये बनेगा EB प्लस EY माइनस ये, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, MAC स्क्वायर MX स्क्वायर, जो मैंने आपको इक्वेशन बताई वही इक्वेशन बन गई है। इसको हम डिसइंटीग्रेशन एनर्जी कहते हैं। ये करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला इसका याद रखना है आपको। तो फॉर्मूला इसका जो बनेगा यहां से वो बनेगा, वो मैंने आपको बता दिया, वो फॉर्मूला बनेगा। आगे उसकी वैल्यू भी आएगी, उसको पर डेरिवेशन वगैरह उसका नहीं देखना है। तो Q की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, या तो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मतलब LHS वाले और प्रोडक्ट मतलब RHS वाले। तो RHS वालों की जो काइनेटिक एनर्जी है उनका सम करके उसमें से जो LHS वाले यानी कि रिएक्टेंट वाले हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी को माइनस करना है। और यदि आप इसको मास के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो जो RHS वाले LHS वाले हैं उनका मास जोड़ दो, उसमें से माइनस कर दो किसको, जो RHS पर लिखे हुए हैं उनके मास को माइनस कर दो। यदि Q यानी कि डिसइंटीग्रेशन एनर्जी की वैल्यू जीरो आ जाती है, से ज्यादा आ जाती है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन या एक्सॉर्जिक, यानी कि इसमें एनर्जी बाहर निकलेगी। Q की वैल्यू जीरो आती है तो इसको हम बोलते हैं इलास्टिक रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं इलास्टिक रिएक्शन, जिसमें एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं हो रहा है। Q की वैल्यू लेस देन जीरो आती है तो उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए आपको एनर्जी चाहिएगी। एक्सोथर्मिक का मतलब है एनर्जी बाहर निकल रही है, एंडोथर्मिक का मतलब है एनर्जी आपको चाहिए, इसको और नाम दिया जाता है एंडोर्जिक। उसके बाद जो मैंने आपको वैल्यू बताई E वाली A माइनस 4 अपॉन ए, वो आई कैसे, वो पहले भी तुम्हें पता है। करना कैसे है इसमें, ये हमारे पास पार्टिकल है, यहाँ पर ये रेस्ट मास में है कोई X, इसके ऊपर हमने बॉम्बार्डमेंट कराया पार्टिकल का, दो अलग अलग पार्टिकल निकल गए, एक B और एक Y डॉटर न्यूक्लियाई है और MB पार्टिकल निकला है। दोनों की अलग अलग वेलोसिटी है, दोनों में हमने कंजर्वेशन लॉज लगाए, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया X और Y डायरेक्शन में, फिर उसके बाद एनर्जी का कंजर्वेशन लगा दिया। तो हमारे पास ये लंबा चौड़ा फॉर्मूला बनता है जो हमें याद करने की कोई जरूरत नहीं है। स्पेशल कंडीशन लगाते हैं कि यदि ये दोनों जो पार्टिकल्स हैं 90 डिग्री एंगल पर हो जाए। मतलब क्या है 90 डिग्री पे एंगल पे होने का, यानी कि इन दोनों के बीच में थीटा प्लस फाई की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए। अगर ये 90 डिग्री हो जाते हैं, थीटा और फाई जो है वो 90 डिग्री पर चले जाते हैं ऐसे सीधा, तो उस केस में हमारे पास फॉर्मूला जो बन जाता है फाइनल फॉर्मूला, वो फॉर्मूला बन के आता है ये फॉर्मूला बन के आता है, कहाँ गया, ये रहा, ये फॉर्मूला बन के आता है
MA/My -1 EA और MB/My। My मतलब क्या है, डॉटर न्यूक्लियाई का मास। Ma मतलब क्या है, जो इंसिडेंट पार्टिकल है वो, और MB क्या है, जो एमिटिंग पार्टिकल है उसका मास। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है। इसको याद करो तो कर लेना, अदरवाइज कोई पूछता तो है नहीं इसको। MA/My -1 EA, MB/My +1 EB। फिर एक एनर्जी आती है जिसको कहते हैं डेली एनर्जी। डेली एनर्जी या थ्रेशोल्ड एनर्जी भी इसको नाम देते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी है जो एंडोर्जिक इक्वेशन को या एंडोथर्मिक इक्वेशन को, रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए। मैंने कहा एंडोथर्मिक रिएक्शन वो है जिसको स्टार्ट करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। तो मिनिमम एनर्जी की वैल्यू जिससे कि एंडोथर्मिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। इस थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, ETH - Q mx + Ma/mx। बनाओगे तो सेम वही फॉर्मूला बनेगा। कौन सा वाला, A - 4/A, A - 4/A, ये वही फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो ETH की वैल्यू -Q mx, mx का मतलब है जो रिएक्टेंट है, जो रेस्ट में मास है उसकी मास, Ma का मतलब है जो इंसिडेंट पार्टिकल है उसका मास, और अपॉन mx का मतलब है जो रिएक्टेंट का मास है उससे आप डिवाइड कर रहे हैं। और ये ETH किसके बराबर हो गया, हाफ MaV² के भी बराबर हो गया। ठीक, उसके बाद न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन। न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन क्या होता है, ये प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी है किसको फाइंड आउट करने की, जो इंसिडेंट पार्टिकल है वो टारगेट न्यूक्लियाई को हिट करेगा या नहीं करेगा, तो उसको फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग और कोलिजन ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल विद टारगेट न्यूक्लियाई, इसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसके लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम क्या करते हैं कि एक हमने स्लैब ली, उस स्लैब की थिकनेस होती है dx, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है A, और उस क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर dn नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम होते हैं, n नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम होते हैं। इसके ऊपर n पार्टिकल्स को इंसिडेंट कराया जाता है। n पार्टिकल को इंसिडेंट कराया जाता है एक पर्टिकुलर एरिया में। एक पर्टिकुलर एरिया में इंसिडेंट कराया, उस पर्टिकुलर एरिया में जो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम है वो है dn। कितने हैं, dn। तो टोटल एटम्स हम कैसे निकालेंगे, टोटल एटम्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास n है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो टोटल एटम कैसे निकलेंगे, n को मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, वॉल्यूम के साथ। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, एरिया इनटू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी है, dx। तो ये जो है ये वाला, ये क्या बन जाएगा, वॉल्यूम। ये बन जाएगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दिया n से, तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ गए। यदि क्रॉस सेक्शन इंक्रीज होगा तो पॉसिबिलिटी बढ़ेगी टक्कर करने की, ठीक है। और क्रॉस सेक्शन डिक्रीज होगा तो पॉसिबिलिटी ऑफ जो कंप्लीटिंग ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी 1000 से। उसके बाद इसका जो फॉर्मूला होता है इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन ऑफ स्लैब, वो हमने मान लिया सिग्मा, नंबर ऑफ पार्टिकल टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन अपॉन टोटल इंसिडेंट पार्टिकल, ये बराबर होता है टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया अपॉन स्लैब का क्रॉस सेक्शन एरिया। तो नंबर ऑफ पार्टिकल जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो dn है, वो लिखा हुआ है। टोटल जो पार्टिकल है इंसिडेंट है वो है n। स्लैब का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया, वो हमने निकाला कैसे, सिग्मा, सिग्मा इंटू a dx इंटू n। कैसे निकाला, सिग्मा इंटू a dx इंटू n से। और a क्या हो गया, ये स्लैब का एरिया हो गया, ठीक है। ये किसका एरिया हो गया, a। तो a से a कैंसिल हो गया, यहां से सिग्मा की वैल्यू निकल के आ गई जिसको हम कहते हैं क्रॉस सेक्शन। तो सिग्मा इज इक्वल्स टू dn अपॉन n और n dx। तो ये सिग्मा है प्रोबेबिलिटी जो हमें ये बता रहा है कि जो स्कैटरिंग होगी या नहीं होगी। और इसकी जो यूनिट है वो क्या ली जाती है, बार्न। एक बार्न किसके बराबर होता है, 10 पावर -28 मीटर स्क्वायर। 1 बार्न इज इक्वल्स टू 10 पावर -28 मीटर स्क्वायर। उसके बाद n जो है यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हम कैसे लिखते हैं, n0 e पावर माइनस सिग्मा nx, जहां सिग्मा क्या है क्रॉस सेक्शन और स्मॉल n क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये डिक्रीज कर रहा है कैसे, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। एक होता है माइक्रोस्कोपिक क्रॉस सेक्शन। माइक्रोस्कोपिक क्रॉस सेक्शन को लिखते हैं सिग्मा से, ये बराबर होता है n नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू क्रॉस सेक्शन। तो ये होता है माइक्रोस्कोपिक क्रॉस सेक्शन, क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक क्रॉस सेक्शन। रिलेशन निकालते हैं माइक्रोस्कोपिक क्रॉस सेक्शन और मीन फ्री पाथ में। तो मीन फ्री पाथ का मतलब क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो इसका फॉर्मूला निकल के आता है लैम्बडा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सिग्मा n, लैम्बडा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सिग्मा n, याद रखना है फॉर्मूला। और सिग्मा n किसके बराबर होता है, ये होता है ये वाला सिग्मा, एल्जेब्रिक सिग्मा। एल्जेब्रिक सिग्मा जो है वो क्या कहलाता है, माइक्रोस्कोपिक सेक्शन। तो ये आपको याद रखने हैं भाई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं, याद रखने हैं आपको, ठीक है।